स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल एडू अड्डा पर। तो चलिए आज हम करने वाले हैं यूपी पीएचडी का जो 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको करने वाले हैं। 7 सितंबर का ये अपना सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर कि 9वीं पंचवर्षीय योजना डैश पर केंद्रित थी, वह किस पर केंद्रित थी। तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वह ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और समानता के विकास पर वह केंद्रित थी। जिसने यह ऑप्शन टिक किया है उसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है यहाँ पर कि विनय जो है हंसिका से लंबा है, हंसिका अभय से लंबी है, आलोक अशोक से लंबा है और अशोक जो है विनय से लंबा है। तो बताइए समूह में सबसे छोटा कौन है। तो समूह में जो सबसे छोटा है यहाँ पर वह होगा आपका अभय जो है, सही ऑप्शन होगा। जिन्होंने अभय टिक किया है उनका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछता है कि 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो एडीबी जो कि एशियाई विकास बैंक के साथ में ये समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर हम डायरेक्ट 5 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए मैथ्स में आप भी बताइए यहाँ पर कि जो सवाल है यहाँ पे 437 और 487 के बीच में पूर्ण संख्याओं की जो संख्या है वह कौन सी संख्या होगी। ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पूछ रहा है हमसे कि GATT का तात्पर्य क्या है। तो GATT का तात्पर्य आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। GATT का फुल फॉर्म ये हुआ, ठीक है। जिन्होंने यह टिक किया होगा उसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट हम 11 की ओर, क्योंकि ये आपको देखिए DI से सवाल पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करते हैं। 11 क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हैं हमसे कि देखिए मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है। तो जो मंत्री के द्वारा प्रस्तावित जो विधेयक है उससे हम कहते हैं सरकारी विधेयक कहते हैं, ठीक है। सरकारी विधेयक कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़िए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे कि जैन धार्मिक परंपरा के कितने तीर्थकार हैं। तो वह जो है आपके टोटल 24 तीर्थकार हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जैन धर्म के जो हैं वह 24वें अंतिम तीर्थकार का नाम क्या है, क्योंकि आपका यूपीपीएससी का पीटी में जो अपना है उसमें यह सवाल पूछा गया है अभी पिछले शिफ्ट वाले का। चलिए देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संदीप सांगवान जी को जो है यह द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 में मिला है। अब देखिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछता है कि सुंदरवन जो है किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो वह मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सुंदरवन जो है मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है यहाँ पर कि 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने किया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने जो है 2024 का वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या पूछ रहे हैं हमसे। देखिए दशमलव यहाँ से पूछ रहा है, इसका जवाब मुझे आप दीजिएगा कि 0.12 का प्रतिशत रूप क्या है। इसका प्रतिशत रूप क्या होगा, इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछता है कि निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न को ज्ञात करना है। ऑप्शन लिली है, कमल है, गुलाब है, अंगूर है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए लिली, कमल और गुलाब तो ये फूल हो गया, लेकिन अंगूर जो है वह फल में आता है। तो अंगूर जो है यहाँ पर सबसे अलग हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है नॉर्वे की राजधानी पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो नॉर्वे का राजधानी जो है ओस्लो होगा, ठीक है, ओस्लो है नॉर्वे की राजधानी। 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी के पास बैठना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ बोल रहा है हमसे कि भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन कब प्रक्षेपित किया गया था? जो भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन है वह कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा 2013 में यह प्रक्षेपित किया गया था। जी हाँ, लॉन्च जो है 2013 में किया गया था। अब देखिए अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछता है कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के समय में भारत 3 समस्याओं का सामना कर रहा था। वे समस्याएं कौन कौन सी थीं? तो वह जो समस्या थी आपका भोजन, बेरोजगारी और आश्रय, यही तीनों समस्याएं से जो है सामना कर रहा था भारत। अब देखिए अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछता है कि मुक्केबाजी के खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो मुक्केबाजी के खेल के मैदान को हम यहाँ पे रिंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, रिंग कहा जाता है। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है हमसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? तो ये जो 23 नंबर सवाल का जवाब होगा ये आपका मोहनजोदाड़ो में खोजा गया था, ठीक है, मोहनजोदाड़ो में खोजी गई थी। जी हाँ। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछता है हमसे कि मानव आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो 24 नंबर सवाल का ऑप्शन जो है आइरिस करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है? तो अगर पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान जो है रेगिस्तान कौन सा माना जाता है तो वह होगा ऑप्शन नंबर ए अटाकामा को जो है पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान जो है रेगिस्तान के रूप में माना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 जो है निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 जो निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है तो वह 24 जनवरी को है जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब देखिए अगले सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर हमसे मैथ्स पूछ रहा है। इसका देख लीजिए सवाल क्या है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 120 और 6 है। यदि उनमें से एक संख्या 30 है तो अन्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जो अन्य संख्या होगा वह होगा 24। इसका जो सही उत्तर होगा 24 है। आप कैलकुलेट कर लेना कि किस तरह से 24 आया है। अब देखिए 28 नंबर सवाल की ओर देखते हैं। 28 नंबर सवाल यहाँ पर पूछ रहा है हमसे कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का क्या अर्थ है? तो अगर बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ यहाँ पूछ रहा है तो इसका जो सही उत्तर होगा 3 टोकरियाँ संग्रह जिनमें बौद्ध शिक्षाएं हैं, ठीक है, 3 टोकरियाँ संग्रह जिनमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। अब देखिए अगले सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे पूछ रहा है कि 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ईगा स्वियाटेक ने जीता है, ठीक है। 2025 का जो विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप महिला जो किसने जीता तो ईगा स्वियाटेक ने जीता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पूछ रहा है कि जनसंख्या घनत्व के बारे में सवाल है कि जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जो जनसंख्या घनत्व है वह प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात जो है जनसंख्या घनत्व है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 हमसे पूछता है यहाँ पर कि भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूजल पुनर्भरण का जो मुख्य स्रोत है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वर्षा जल का अंत संयंत्रण जो है यह सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए अगले सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है हमसे
कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है जो अपने सांद्रित रूप में बहुत संक्षारक होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। यही तीनों जो हैं संक्षारक होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 हमने कर लिया। 32 के बाद क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट हम 38 पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपका DI से सवाल दिया हुआ है। DI का भी वेटेज बहुत अच्छा खासा रहा है सवाल में। तो 38 सवाल यहाँ पूछ रहा है, देखिए कि बुझा हुआ चूना बनाने के लिए अबूझे चूने और पानी के बीच की रासायनिक प्रक्रिया की विशेषता है, वह विशेषता क्या है? तो वह विशेषता है तापमान में वृद्धि जो है वह विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 39 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील का निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? तो 39 नंबर सवाल का जो सही जवाब है वह पुष्यगुप्त होगा। पुष्यगुप्त इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमसे बोल रहे हैं, यहाँ पर सवाल देख लिया जाए एक बार। 41 नंबर सवाल की बात करें तो यहाँ देखिए 41, हाँ ठीक है, 41 नंबर सवाल यहाँ हमारा कि भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा जाता है? तो भारत में जो मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है उसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा है कि 30 और 31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जो आयोजित किया गया था यह गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे पूछता है कि पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था? तो जो पहला दक्षिण एशियाई खेल है वह किया गया था इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में इसका सही जवाब होगा। इंडोनेशिया में किया गया था आयोजित। 44 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल कि भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो वह लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय, जी हाँ, भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे जो कि आपका लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमसे पूछ रहा है, सबसे बड़ी बात अपना यह गद्यांश वाला सवाल है, तो गद्यांश आप पढ़ लेना। मैं यहाँ पर गद्यांश का जो सही जवाब है वह आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो गद्यांश में जो सही जवाब है, पहला सवाल देख लीजिए। पूछ रहा है हमसे कि किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल 1954 हिंदी का शुद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है? तो जो 45 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फणीश्वर नाथ रेणु को माना जाता है। अब देखिए अगला सवाल 46 नंबर सवाल है कि किस उपन्यासकार के प्रमुख उपन्यास रंगभूमि, गोदान और प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, पीड़ित ग्रामीणों और उभरने वाली चेतना दर्शाते हैं? तो जाहिर सी बात है जिसे गोदान के बारे में पता होगा वह मुंशी प्रेमचंद जी को जरूर जानता होगा, तो इसलिए मुंशी प्रेमचंद बिल्कुल सही जवाब होगा। आप इसे आंख मूंद कर भी मुंशी प्रेमचंद मार दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 हमसे पूछता है यहाँ पर कि किसने देहात की ओर चलो इस नारे के अनुकरण पर ग्रामांचलिक साहित्य का आंदोलन शुरू किया था? तो इसका जो सही जवाब होगा वह महात्मा गांधी जी होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए 48 नंबर सवाल है कि शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित डैश 1925 आदि उपन्यासों में प्रारंभिक स्तर पर ग्रामांचलिकता के दर्शन होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, देहाती दुनिया, ठीक है। 48 नंबर सवाल का सही ऑप्शन होगा देहाती दुनिया। अब देखिए अगला सवाल 49 नंबर सवाल है, पूछ रहा है कि ग्रामांचलिक साहित्य का प्रारंभ सन डैश के पश्चात अधिक गति से शुरू हुआ, किस ईस्वी की बात हो रही है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जो है 1950 के पश्चात अधिक गति से शुरू हुआ। मैं देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर कर दिया क्योंकि ये जो आपका गद्यांश में ही सारे सवालों के जवाब छिपे होते हैं।
गद्यांश में ही सारे सवालों के जवाब छिपे होते हैं, इसलिए अगर आप गद्यांश पढ़ोगे तो आप बिल्कुल सही सही सटीक जवाब मार दोगे। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे आप सामने देख सकते हो कि फणीश्वर नाथ रेणु रहे हैं हिंदी साहित्य में आंचलिक में उन्नायक उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु रहे हैं। तो इस तरह से सवाल यहाँ पे डायरेक्ट है। ठीक है, जैसे कि पहला ही सवाल है, यहाँ देखिए इसका ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ है 45 नंबर सवाल का फणीश्वर नाथ रेणु। तो आप आंख मूंद कर भी इसे गद्यांश पढ़ करके इसका जवाब सही सही दे सकते हैं। अब देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भी हमारा गद्यांश से है। तो 50 नंबर सवाल गद्यांश से पूछा गया है कि सन डैश ईस्वी में संविधान में देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत होने के पश्चात इसे अब एक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त कर लिया है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1949 बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि संसार में अंग्रेजी व डैश भाषा के बाद हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। कौन से भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी चीनी बोलने वालों की संख्या जो है सर्वाधिक है। अब देखिए अगले सवाल की ओर, मुख्यतः खड़ी बोली का विकास जो है किस शताब्दी में हुआ था? तो जो खड़ी बोली का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ था। इस जो आपका यहाँ पर जो गद्यांश है उसी में यह सारा जवाब लिखा हुआ है। फिर इस सवाल पूछता है कि ब्रज भाषा को सूरदास जी ने, अवधी को तुलसीदास जी ने और मैथिली को किसने सिंचित और पल्लवित किया? तो उसका जो सही जवाब होगा 53 नंबर सवाल का वो होगा विद्यापति जी ने। ठीक है, विद्यापति जी ने किया है मैथिली को। अब देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि किस कवि ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली में कविता की रचना की? तो इसका जो सही जवाब होगा 54 नंबर का ऑप्शन है अमीर खुसरो, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए अगला सवाल 55 नंबर सवाल ग्रामर से हो गया। ग्रामर ने पूछ रहा कि नाच तद्भव शब्द है तो उसका तत्सम क्या होगा? तो नाच तद्भव शब्द है तो उसका तत्सम होगा वह नृत्य होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए अगले सवाल की ओर कि जो अनुकरण करने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अनुकरणीय ही कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए अगले सवाल की ओर, इसका जवाब मुझे आप दीजिएगा, इसे क्या कहा जाता है? इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की है, तो इंटरनेट का अर्थ क्या होगा? डैश यहाँ पे 4 ऑप्शन है, संबंध है, नजरिया है, अंतर्जाल है, जानकारी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा सही जवाब? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा। अब देखिए अगला सवाल यहाँ पे, आविष्कार एक अशुद्ध शब्द है तो निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन करना है। तो सही शब्द का अगर चयन किया जाए तो जाहिर सा बात है, आपको ही पता है कि आविष्कार शब्द का जो सही चयन होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, आविष्कार होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, अभिनेता पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अभिनेता का पुल्लिंग जो है, अभिनेता का पुल्लिंग हो गया तो उसका स्त्रीलिंग होगा अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 60 नंबर सवाल है कि डैश जो है रीट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदधारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो 60 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा, अधिकार परीक्षा रीट तब जारी की जाती है। ठीक है, अधिकार परीक्षा। ठीक है, इस इंग्लिश में हम कहते हैं को वारंटो जब कब जारी किया जाता है? तो इस समय जारी किया जाता है कि जब कोई किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 पूछ रहा है कि लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 61 नंबर सवाल का सही जवाब है श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा जो है लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अब देखिए अगला सवाल 62 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रहा है हमसे कि प्रकाश को उसके घटक रंगों से में विभाजित करने को क्या कहते हैं?
प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहा जाता है, तो उसे हम यहाँ पर देख लीजिए 63 नंबर सवाल का जवाब है फैलाव कहते हैं। ठीक है, प्रकाश को उसके घटक रंगों का विभाजित करने को क्या कहते हैं, तो उसे फैलाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 64। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए 65 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल हमसे पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले में अलग करके किस नए जिले की घोषणा की है, तो जो 65 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी है, पाटन सिद्धपुर जिला की घोषणा की है। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे, काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है किस राज्य में स्थित है। काकरापारा जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन वह किस राज्य में स्थित है। 66 नंबर सवाल का सही जवाब होगा गुजरात राज्य में स्थित है। अब देखिए अगला सवाल यहाँ पे, अगला सवाल मैथ्स का हो जाता है। अच्छा रीजनिंग है, यहाँ देख लीजिए, यदि ए स्क्वायर इक्वल टू 1 है, 11 स्क्वायर इक्वल टू 121 है, तो 111 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका सही जवाब आखिर क्या होगा 66 नंबर सवाल का। अब बढ़ते हैं 67 नंबर सवाल की ओर। 67 नंबर सवाल कि एक विद्युत इस्त्री में 500 ओम के प्रतिरोध पर 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तो 10 सेकंड के जूल में उत्पादित उष्मा ऊर्जा की गणना करें, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 125 होगा। ठीक है, 125 ऊर्जा जो है इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देख लीजिए 69 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल हमसे पूछ रहा है कि राजा जी के नाम से कौन जाना जाता है, तो राजा जी के नाम से जो जाना जाते हैं वह सी राजगोपालाचारी जी को है, राजा जी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल 70 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल पूछ रहे हैं कि भारत के मूल संविधान का हिस्से नहीं थे बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे, वह कौन सा था, तो 70 नंबर जो मौलिक कर्तव्य जो है सही जवाब, जो कि मौलिक कर्तव्य भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे जोड़ा गया था 42वां संशोधन अधिनियम में 1976 में जोड़ा गया था, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अब देखिए 71 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल हमसे पूछ रहा है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो 71 नंबर सवाल का ऑप्शन से ए सही है, वियना में जो है मुख्यालय इसका, ओपेक का जो मुख्यालय है वह वियना में है। अगला सवाल 72 नंबर सवाल देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी, आप सभी को पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट हम 78 की ओर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अपना DI जैसे सवाल है, तो 78 नंबर की ओर चलते हैं। 78 नंबर किधर गया हमारा, ये देखिए 78 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान की शुरुआत डैश से होती है, तो जो भारत के संविधान की शुरुआत है प्रस्तावना से होती है कि हम भारत के लोग, इससे आपका जो है भारत के संविधान की शुरुआत होती है। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 की, अगुवाड़ा जिले किस राज्य में स्थित है, अगुवाड़ा किला जो है किस राज्य में स्थित है, तो अगुवाड़ा किला जो है वह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, अगुवाड़ा किला। अब देखिए 80 नंबर सवाल देख लीजिए। 80 नंबर सवाल क्या पूछता है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ये देखिए रीजनिंग का सवाल है, समझने वाला सवाल है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, जैसे कि यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, इसकी ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी माँ, यानी कि इसकी माँ जो है मेरी माँ, ठीक है, इसकी माँ मेरी माँ, यानी कि इसकी नानी हो गई, ठीक है, इसकी जो उसकी माँ है, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ठीक है, इसकी माँ की जो है, इसकी माँ इकलौती बेटी है, तो महिला का उस आदमी से किस तरह संबंधित होगा, तो इसका कौन लगेगी, तो ये खुद की ओर बता रही है, तो इसका जो माँ जो है
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ आदमी की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है, आदमी की ओर इशारा कर रहा है, तो यह इसकी माँ हो गई, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 81 नंबर सवाल की ओर। 81 नंबर सवाल यहाँ पे देख लीजिए, पूछ रहा है हमसे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1924 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए अगले सवाल की ओर 82 नंबर सवाल देख लेते हैं। पूछ रहा है यहाँ पे कि 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक चंद्र ने पदभार ग्रहण किया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अब देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 हमसे पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट अपना इंग्लिश से सवाल है, तो इंग्लिश के सवाल का सही जवाब मैं बता देता हूँ क्या सही होगा। तो सबसे पहला सवाल है कि हाउ कैन पीपुल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर्स। ये भी अपने पैसेज से सवाल हो, जो पैसेज वाला आप देख लीजिएगा। इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन डी अवॉइड पॉल्यूटिंग देम, ठीक है, अवॉइड पॉल्यूटिंग देम इसका सही जवाब है। 84 नंबर सवाल है कि व्हाट हैपन्स व्हेन मैनी स्मॉल स्ट्रीम्स कम टुगेदर। तो इसका सही जवाब होगा 84 नंबर सवाल का बी दे फॉर्म अ लार्जर रिवर। 84 नंबर सवाल का सही जवाब है, ठीक है। 85 नंबर चूज द अपोजिट वर्ड एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिमोट का एंटोनिम पूछ रहा है, तो रिमोट का जो एंटोनिम होगा वह नियर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी जो है रिमोट का नियर होगा, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। 86 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 86 नंबर सवाल पूछ रहा है कि चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो इन द फ्रेम टू द फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका जो मीनिंगफुल सेंटेंस होगा ये वाला, जो कि द स्टेप्स ओल्ड मैन फिल द डाउन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 86 नंबर सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है। द ओल्ड मैन फिल्स द स्टेप्स डाउन, इस सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर सवाल की ओर। 87 नंबर सवाल है यहाँ पे कि माई ब्रदर डैश वेरी हार्ड एट द मोमेंट बिकॉज सम ऑफ हिज कलीग्स आर ऑफ सिक। इसका सही जवाब होगा 87 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इज़ वर्किंग, ठीक है। माई ब्रदर इज़ वर्किंग वेरी हार्ड एट दैट मोमेंट बिकॉज सम ऑफ हिज कलीग्स आर ऑफ सिक, ठीक है। इसका सही जवाब होगा। अब देखिए 88 नंबर सवाल की ओर। 88 नंबर सवाल है कि 7:10 जो है घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो जो 7:10 के बीच में घड़ी की जो सुइयों का कोण है वह कितना डिग्री पर होगा। तो आपका 155 डिग्री पर होता है, ठीक है, 155 डिग्री सही जवाब है। अब देखिए अगला सवाल यहाँ पे 89 नंबर सवाल कि राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में डैश के अंतर्गत दी गई है। राज्य की परिभाषा किस में दी गई है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 12 में दी गई, ठीक है, अनुच्छेद 12 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल 90 नंबर सवाल की ओर। 90 नंबर सवाल यहाँ पे देख लिया जाए क्या पूछ रहा है कि पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का कठपुतली नाट्य है। तो पुतुल जो है पश्चिम बंगाल का जो है कठपुतली नाट्य के रूप में है पुतुल नाच, ठीक है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए 91 नंबर सवाल। हाँ 91 नंबर सवाल, एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता क्या होती है। तो एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता जो है केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच में शक्ति का बंटवारा जो है, यह अच्छी विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए डायरेक्ट हम चलते हैं 97 नंबर सवाल की ओर, क्योंकि आपका यहाँ पर जो है मैथ्स वाला DI से सवाल है। तो 97 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पूछ रहा है हमसे कि छठे बिम्स्टेक द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को ऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है। तो 97 नंबर सवाल का सही जवाब है थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 98 कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो आप सभी को पता होगा कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वह प्रधानमंत्री थे। अब देखिए 99 नंबर सवाल की ओर देख लेते हैं। तो 99 नंबर सवाल यहाँ पे हमारा हो गया, किधर है 99 नंबर सवाल कि डैश जो है संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है,
कौन लागू करता है? तो इन जो आचार संहिता, देखिए आचार समिति जो है, ऑप्शन नंबर डी, आचार समिति जो है संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है। 99 नंबर का ऑप्शन डी सही जवाब होगा। और देखिए यहाँ पे 100 का जो है 100 आपका सवाल है कि इसका सही जवाब बताइएगा क्या होगा। कि राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी और सोहन की आयु से आधी है, तो श्याम मोहन से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है? इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा। तो अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो कि हाँ सर ने मुझे सारे सवालों के जवाब दे दिए। हाँ, मैथ्स में इसलिए मैंने नहीं करा कि मैथ्स में जो है हमारे मैथ्स के टीचर अभी यहाँ पे नहीं है उपस्थित, तो इसलिए मैंने मैथ्स नहीं कराया। तो अगर आपको ये सारे सवाल अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।